जैसे ही सूरज चुनजिंग सिटी की फैली हुई छतों के पीछे डूबने लगा, ग्रैंड प्रेसेप्टर के आलीशान मैंशन के अंदर एक रसनी प्याला भरा गया। यह अर्पण खुद ग्रैंड प्रेसेप्टर के लिए था, वह व्यक्ति जो अपार पावर और सम्मान का मालिक था। उसके आसपास खूबसूरत कॉर्टिज़न्स उसकी हर जरूरत का ख्याल रख रही थीं। उसका अधिकार पूर्ण था। अनगिनत लोग विशाल हॉल में झुककर उसके सामने नतमस्तक थे। सब एक स्वर में उसकी लंबी उम्र के लिए जश्न मना रहे थे। एक हल्की मुस्कान के साथ वह अपनी 50 साल की यात्रा को याद करता है। एक ऐसा सफर जो शून्य से शुरू होकर पावर की चरम सीमा तक पहुंचा। एक ऐसी कहानी जो अनगिनत ग्रंथों में भी समा न पाए। वह सोच में खो जाता है। जब वह लाइफ एन नाम का एक निर्धन विद्वान था, जो एक साधारण ग्रामीण गांव से गुजर रहा था, वर्तमान में लौटते हुए वह अपने प्याले से सोचते हुए एक घूंट भरता है, उस लंबे और कठिन रास्ते को स्वीकारते हुए जो उसने तय किया था। उसकी नजरें जाती हैं उस भव्य उत्सव पर, धन, विलासिता और अभिमान का ऐसा प्रदर्शन जो मानवीय इच्छाओं की चरम सीमा को दर्शाता है। लेकिन तभी ये परिपूर्ण पल अचानक टूट जाता है। आसमान से आग बरसने लगती है। एक झटके में ग्रैंड प्रेसेप्टर अपनी जगह से उठता है और मैंशन की छत पर पहुंच जाता है। वहां से वह देखता है शहर पर उतरती विनाश की ज्वाला। ऊपर नजर उठाते ही उसे एहसास होता है यह कोई आकस्मिक आपदा नहीं, बल्कि दो अपार पावर वाले प्राणियों की आकाश में चल रही भीषण लड़ाई है। उसके नागरिक इस दृश्य को दिव्य संकेत समझकर खुशियां मना रहे थे, मगर ग्रैंड प्रेसेप्टर के चेहरे पर सिर्फ अविश्वास था। वह जान चुका था ये कल्टिवेटर्स हैं। उसका संयम टूट गया। आंखों में झलकने लगा डर और विस्मय। ऐसे प्राणियों का अस्तित्व ही उसके सारे विश्वासों को चकनाचूर कर रहा था। उनमें से एक था डाओ श्वानज़ी, जिसने ठंडी आवाज में कहा, चोरी हुई कल्टीवेशन मेथड लौटा दो। उसका विरोधी कू होंग कड़वे व्यंग्य से हंसता है। इसी मेथड की कमी के कारण मैं एक सदी से अपने स्तर पर अटका हूं। डाओ श्वानज़ी गंभीर स्वर में कहता है, गोल्डन को तक पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन और एकाकी है, जहां अनगिनत कल्टीवेटर्स सदा के लिए फंस जाते हैं। कू होंग की हंसी गूंज उठती है। सदी भर का भाईचारा सिर्फ जिंदा रहने की मामूली आशा के लिए तोड़ दिया गया। फिर उसकी आंखों में एक निर्दयी चमक उभरती है। वह नीचे बसे शहर की ओर देखता है। डाओ श्वानज़ी भय और क्रोध में चिल्लाता है, कू होंग, तुम क्या करने जा रहे हो? पर अब देर हो चुकी थी। कू होंग की तलवार से भयावह बैंगनी एनर्जी निकलने लगी थी। आखिरी कोशिश में वह एक विशाल अग्नि में ड्रैगन छोड़ देता है। अमर और मॉर्टल एनर्जी की टक्कर अब अनिवार्य थी, इतनी प्रचंड कि कोई भी उसे झेल न सके। बैंगनी और सुनहरी दो विशाल एनर्जीज टकराती हैं, एक चकाचौंध भरे विस्फोट में, ठीक ग्रैंड प्रेसेप्टर के मैंशन के ऊपर। विस्फोट से निकली शॉक वेव सब कुछ तबाह कर देती है। शहर को चीरती हुई आगे बढ़ती है। जमीन पर ग्रैंड प्रेसेप्टर और उसके भयभीत मेहमान उस विनाशकारी लहर की सीधी चपेट में आ जाते हैं। उसके चेहरे पर घबराहट की झिलमिलाहट। अब बचने का कोई रास्ता नहीं। वह मलबे में फेंका जाता है। कभी शक्तिशाली रहा वह व्यक्ति, अब बस एक कमजोर कराह बनकर रह गया। खून खांसते हुए वह चारों ओर देखता है। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके अनुयायी, सभी की निर्जीव देहें खंडहरों में बिखरी पड़ी हैं। वह अपने जले हुए द्वार के सामने अकेला खड़ा है, मृत्यु और विनाश के बीच अकेला जीवित। उसका कभी समृद्ध शहर अब सिर्फ राख और बिखरे शवों में बदल चुका है। उसे मालूम है बहुत कम लोग बचे होंगे। मलबे के ढेर से टिककर बैठा वह सोचता है, ये सारी तबाही सिर्फ दो कल्टीवेटर्स की वजह से। स्थिति की बेतुकी सच्चाई उस पर चोट करती है और उसकी टूटी हुई हंसी फूट पड़ती है। वह पागलपन भरे स्वर में चिल्लाता है, इस दुनिया में कल्टीवेटर्स कैसे हो सकते हैं? उसका मन अतीत में लौट जाता है, जब वह अधिकारी बना था और अमर मार्ग की खोज में पूरी दुनिया छान डाली थी। उसे याद आता है कैसे उम्र ढलने पर उसने वह खोज छोड़ दी थी, और यह याद उसे भीतर तक तोड़ देती है। वह ऊपर देखता है, आकाश में अब भी टिमटिमा रही कल्टीवेटर्स की पावर को। वह सवाल करता है, क्या ये वही अमर हैं जिन्हें मैं जीवन भर खोजता रहा? फिर टूटकर वह अपनी शक्ति पुकारता है,
नीली बिजली जैसी एनर्जी और प्राचीन चिन्ह उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। वह पुकारता है उस शक्ति का नाम, वान हैन। मंत्र के साथ एक अद्भुत वास्तविकता को मोड़ने वाला सिस्टम सक्रिय हो जाता है। वह सुनता है, चार्ज पूरा हुआ, अब वापसी संभव है। वह मुस्कुराता है। यही उसका अनोखा ट्रेजर था, वान हैन। एक ऐसा सिस्टम जिसमें देवताओं जैसी शक्ति थी, जो उसके वास्तविक अनुभवों को इल्यूजन में बदल देता था और उसे वापस भेज देता था उस क्षण में जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था। उसे याद आता है, यह उसका दूसरा जीवन है, पहले जीवन से बिल्कुल अलग। पहले वह बस एक असफल विद्वान था, जो अंत में व्यापारी बनकर जीवन जी गया। उस जीवन में उसने विवाह किया, परिवार बसाया और मृत्युशैया पर पहुंचकर अपने इस अनोखे ट्रेजर को जागृत किया। उस जागृति ने उसे दूसरा जीवन दिया, एक ऐसा जीवन जिसने उसकी असफलताओं को सीढ़ी बना दिया और अंततः वही बना ग्रैंड प्रेसेप्टर। ये जानकर कि वह दोबारा शुरुआत कर सकता है, वह कमांड को थोड़ी देर के लिए टाल देता है, समझते हुए कि पहले उसे इस तबाह टाइमलाइन में सब कुछ ठीक करना होगा। इसलिए वह एक अंतिम आदेश जारी करता है। यह आदेश उसके विश्वसनीय वुई बटालियन को अनुमति देता है कि वे तबाह शहर को सुरक्षित करें, पुनर्निर्माण शुरू करें और गुप्त रूप से उन 2 कल्टिवेटर्स के किसी भी निशान की तलाश करें। महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे जीवन फिर से क्वेंजिंग सिटी की गलियों में लौट आता है, हालांकि अब वह पहले जैसी चमक नहीं रही। आखिरकार उसके एजेंट्स लौटते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें उन कल्टिवेटर्स का कोई निशान नहीं मिला। इससे इस जीवन में उसकी आखिरी उम्मीद भी बुझ जाती है। अब किसी चीज से जुड़ने को कुछ नहीं बचा, इसलिए वह तय करता है कि अब उसका समय यहाँ खत्म हो गया है। एक बार फिर वह ह्यूनहेन की पावर को पुकारता है। नीली चमकती डेटा स्ट्रीम्स की बाढ़ में घिरा हुआ वह अपने फैसले की पुष्टि करता है कि अब उसे दोबारा शुरुआत करनी है। उसकी दोनों जिंदगियों, युवा स्कॉलर और वृद्ध प्रेसेप्टर का सार एक इकाई में मिलना शुरू हो जाता है। उसकी पिछली सफलताओं और असफलताओं की टूटी हुई यादें उसके चारों ओर घूमती हैं, जबकि उसका अस्तित्व बिखरता जा रहा होता है। जैसे ही उसका रूप उसके युवा स्वरूप में ठोस होता है, वह ऊपर देखता है। उसके भविष्य के लक्ष्यों के नाम साफ हैं, डाओ श्वानजी और कुहोंग। अपने नए उद्देश्य के साथ उसकी आत्मा समय के पार फिर से छलांग लगाती है, ये निश्चय करते हुए कि अपनी अगली जिंदगी में वह उन्हीं इमॉर्टल्स का शिकार करेगा जिन्हें कभी पाने की उसने कोशिश की थी। पहले एंकर ये में लौटते ही लाई का मन उसकी पिछली जिंदगियों की यादों के तूफान में फंस जाता है, जिससे उसका व्यवहार इतना अस्थिर हो जाता है कि उसकी चाची उसे एक भयानक दिखने वाला पोषण पिलाने की कोशिश करती है। सिस्टम उसकी पिछली यात्रा के प्रमुख पलों को चमकाते हुए दिखाता है। दूसरे साल में मेट्रोपॉलिटन एग्जाम पास करना और तीसरे साल में वफादार फॉलोअर्स इकट्ठे करना। ये सिमुलेशन जारी रहता है, दिखाता है कि कैसे उसने एडवांस वेपनरी बनाए और 5वें साल में एक निर्णायक क्षण आया जब उसने लंगा के प्रिंस को बचाया और उसकी गहरी कृतज्ञता अर्जित की। 7वें साल तक उसका अपना बेटा हो चुका था और 10वें साल तक वह लंगा के प्रिंस के एयर के जन्मोत्सव में एक सम्मानित अतिथि था। 15वें साल में सिमुलेशन दिखाता है कि बूढ़े एम्परर की मौत का रास्ता साफ होता है, जिससे उसका सहयोगी प्रिंस ऑफ लंगा सिंहासन पर बैठता है और तुरंत उसे राजधानी बुलाकर पदोन्नति देता है। उसका उदय रुकता नहीं। 18वें साल तक उसकी सैन्य सफलताएं उसे मिनिस्टर ऑफ वॉर और क्राउन प्रिंस के ग्रैंड ट्यूटर के प्रतिष्ठित पद तक पहुंचा देती हैं। 2 साल बाद वह एक खतरनाक राजनीतिक षड्यंत्र को सफलतापूर्वक सुलझाता है, विचक्राफ्ट स्कैंडल में एम्प्रेस का नाम साफ करते हुए। हालांकि एम्परर प्रभावित नहीं होता। धीरे धीरे उसकी एम्प्रेस से नजदीकियां एक गुप्त संबंध में बदल जाती हैं। ये खतरनाक रिश्ता 25वें साल में दरबार तक रिपोर्ट हो जाता है। ये साजिश अंततः एम्परर चुएनजिंग की हत्या में बदल जाती है, एक ऐसी घटना जो क्राउन प्रिंस को सिंहासन तक पहुंचा देती है और एम्प्रेस को कैद से मुक्त कर देती है। अब जब उसके सहयोगी सर्वोच्च सत्ता में है, वह ग्रैंड ट्यूटर के रूप में सम्मानित होता है और योजनाबद्ध ढंग से नियंत्रण हासिल करता है, जब तक कि 30वें साल में उसका नाम सम्राट से भी अधिक प्रभावशाली नहीं हो जाता। 31वें साल में उसका प्रभाव पूर्ण हो जाता है जब एम्प्रेस डाजगा उसके पुत्र को जन्म देती है, जिससे उसकी ब्लडलाइन का भविष्य सुनिश्चित हो जाता है। लेकिन समय अपने साथ सब कुछ ले जाता है। आने वाले वर्षों में एक एक करके एम्परर,
एम्प्रेस दागा, उसकी पत्नी और यहाँ तक कि उसका सबसे बड़ा बेटा भी मर जाते हैं। जैसा कि एंकर ये 50 में भविष्यवाणी की गई थी, वही दो इमॉर्टल्स नीचे उतरते हैं और शहर को नष्ट कर देते हैं। सिमुलेशन समाप्त होता है और उसके सामने 4 विकल्प प्रस्तुत करता है। 50 साल के सिमुलेशन से निकलकर लाइफ एन कुछ समय के लिए भ्रमित रह जाता है। उसकी वास्तविकता और भ्रम के बीच की सीमा धुंधली पड़ जाती है। वह उस दार्शनिक धुंध को झटकता है और ध्यान केंद्रित करता है मौजूदा व्यवहारिक विषय पर, फ्यूजन सिस्टम द्वारा दी गई 4 रिवॉर्ड्स पर। वह पहले 2 विकल्पों का तेजी से विश्लेषण करता है, ये स्वीकारते हुए कि एक पावरफुल आइटम या कल्टीवेशन बेस को बनाए रखना अमूल्य होगा यदि वह इमॉर्टल पाथ चुनता है। तीसरा विकल्प, दशकों की यादें किसी और को देना, बहुत अप्रत्याशित लगता है। इसलिए केवल चौथा विकल्प बचता है, रिवॉर्ड छोड़कर सिस्टम के चार्जिंग प्रोग्रेस को तेज करना। उसे याद है कि सिस्टम का चार्ज उसकी अंतिम लाइफलाइन है, एक स्वचालित रक्षा जो अक्यूमुलेटेड प्रोग्रेस का उपयोग कर घातक प्रहार को निष्प्रभावी करती है। ये वही फंक्शन है जिसने पहले भी उसकी जान बचाई थी। इस निर्णायक सर्वाइवल मैकेनिक के आधार पर वह निष्कर्ष निकालता है कि चार्जिंग प्रोग्रेस को तेज करना निस्संदेह सबसे समझदारी भरा और रणनीतिक निर्णय है। फैसले की पुष्टि करते ही उसकी स्थिति सामने आती है। मानसिक आयु 166 साल, 3 जिंदगियों में फैली हुई, और वह नोट करता है कि उसका अपर लिमिट बढ़ गया है। ये सीमा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह समझता है कि समय का क्षय कितना खतरनाक है। यादों का विशाल बोझ आत्मा को कुचल सकता है यदि उसकी शक्ति समान रूप से न बढ़े। अपने मन को दृढ़ करते हुए वह इस नई जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य तय करता है, इमॉर्टल कल्टीवेशन के रहस्यों को उजागर करना, उन 2 अस्तित्वों का सामना करके जो 50 साल बाद उतरेंगे। वह योजना बनाना शुरू करता है, समझते हुए कि साधारण हथियारों से आगे वह इमॉर्टल मॉर्टल मायाज्मा ही शायद एक कमजोर बिंदु हो सकता है जिसे प्रयोग किया जा सके। निष्क्रिय प्रतीक्षा न करने का निश्चय करते हुए वह अपने अन्वेषकों को ईस्टर्न अबिसल रूइंस भेजने का फैसला करता है, वही स्थान जहां से वे कल्टीवेटर्स आए थे। अपने कमरे में खड़ा वह अपने हाथों को देखता है, अच्छी तरह जानता है कि उसकी बुद्धिमत्ता अब मानवीय सीमा से कहीं आगे है और उसकी गणनात्मक क्षमता सदियों के अनुभव से निखर चुकी है। वह सोचता है कि वह पहले ही मॉर्टल अस्तित्व की चोटी पर पहुंच चुका है, एक ऐसा शिखर जहां पावर और प्लेजर का दोहराव अब किसी अर्थ का नहीं। अगर कोई उच्च लक्ष्य न हो तो उसकी अनगिनत जिंदगियां खालीपन में समाप्त हो जाती। लेकिन उन 2 कल्टीवेटर्स के अचानक प्रकट होने ने उसके भीतर एक नई, परे की संभावना जगा दी है। इस उद्घाटन से प्रेरित होकर उसके भीतर एक अडिग निश्चय आकार लेता है। वह अमरत्व प्राप्त करेगा और जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे कुचल देगा। 2 जिंदगियों के अनुभव से सुसज्जित होकर वह फिर से अपनी यात्रा शुरू करता है। इस बार वह इंपीरियल एग्जामिनेशंस में एफर्टलेस तरीके से ट्रिपल फर्स्ट हासिल करता है, उसका नाम पूरे राज्य में गूंज उठता है। अपनी प्रसिद्धि के बावजूद वह रणनीतिक रूप से वेन काउंटी में नियुक्ति की मांग करता है, जहां वह अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अपने वफादार साथियों की टीम फिर से इकट्ठी करता है। योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाते हुए वह एक शानदार coup की रचना करता है। एक रेफ्यूजी रिवोल्ट के बहाने पूरे राजपरिवार की हत्या करवा कर असली प्रिंस ऑफ लंगा की जगह एक कल्टिवेटेड डबल रख देता है। अब जब वह डबल पूरी तरह उसके नियंत्रण में है, वह उसी की जगह शादी की रात लेता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रिंसेस ऑफ लंगा से जन्मा एयर उसका अपना खून है। 15 साल बाद जब एम्परर गंभीर रूप से बीमार पड़ता है, लाइफ एन राजधानी की ओर कूच करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका पपट प्रिंस ऑफ लंगा आसानी से सिंहासन पर बैठ जाए। 20वें साल तक वह अपनी योजना पूरी कर चुका होता है, अपने ही बेटे को सिंहासन पर बैठाकर खुद को फिर से पर्दे के पीछे से सत्ता का सुप्रीम नियंत्रक बना देता है। 15 साल बाद उसकी दीर्घकालिक योजना का फल मिलता है। इमॉर्टल सीकिंग कैंप का एक एजेंट एक महत्वपूर्ण खोज की रिपोर्ट करता है, जो अबिसल रूइंस की धुंध से संबंधित है। वह बताता है कि जब ये धुंध थोड़ी देर के लिए छटती है, उन्होंने टेलीस्कोप से नीचे झांककर उल्टे परिदृश्य और रहस्यमय रोशनी देखी, अब इसकी गहराइयों में चमकती हुई। उसका एजेंट बताता है कि वहां नीचे एक सांस रोक देने वाली अलौकिक दुनिया छिपी है। शानदार शहर, तैरते पहाड़ और आसमान में उड़ते अद्भुत जीव। ये रिपोर्ट उन कल्टीवेटर्स की उत्पत्ति की पुष्टि करती है।
और लाई फैन की उम्रदराज आंखों में एक चमक उभरती है जब वह अपने एजेंट से सबसे अहम सवाल पूछता है, नीचे जाने का रास्ता। हालांकि दी एजेंट निराशाजनक खबर देता है, एक्सप्लेन करता है कि नीचे उतरने का हर अटेम्प्ट विफल हो गया है क्योंकि एक घातक एस्ट्रल विंड उनके सबसे मजबूत आर्मर को भी फाड़ देती है। इस दुर्गम बैरियर के बारे में सुनकर लाई फैंस चुपचाप अपने सबॉर्डिनेट को डिसमिस कर देता है। उसका एक्सप्रेशन अस्पष्ट है। अकेले चांदनी के नीचे खड़े होकर उसे रियलाइज होता है कि अभी के लिए उनकी दुनिया में डायरेक्ट एंट्री असंभव है, जिससे वह मजबूर होकर उनके धुंधले अराइवल का इंतजार करता है। साल बीत जाते हैं और ठीक वैसे ही जैसे उसने इसे सिमुलेशन में जिया था, 50वें साल की रात महान कुआन नेशन पर छा जाती है। मानो क्यू पर हो दो विशाल औरस, एक चटकते गोल्ड की और दूसरी घूमते पर्पल की, राजधानी के ऊपर रात के स्काई में मैनिफेस्ट होती हैं। कू होंग और डाओ चुआनजी के फिगर्स प्रकट होते हैं। पिछली टाइमलाइन से उनका कड़वा कॉन्फ्रंटेशन ठीक वैसे ही नए सिरे से शुरू होता है जैसा उसे याद था। लेकिन इस बार बैटल नीचे सिटी से ऊपर चीखते हुए आग के प्रोजेक्टाइल्स के अचानक मैसिव वॉली से बाधित हो जाती है। पकड़े जाने से पूरी तरह से सरप्राइज, शक्तिशाली कल्टिवेटर कू होंग अवहेलना में दहाड़ता है, नश्वर दुनिया से लॉन्च किए गए दुस्साहसी स्नीक अटैक का सामना करने के लिए मुड़ता है। नीचे स्ट्रीट्स से लाई फैंस के एलीट सोल्जर्स अपनी मैचलॉक गन्स से एक कोऑर्डिनेटेड वॉली दागते हैं, हवा को कल्टिवेटर्स को निशाना बनाते लाइट की स्ट्रीक्स से भर देते हैं। कू होंग तिरस्कार के साथ रिएक्ट करता है, केवल एक जेस्चर से आते हुए प्रोजेक्टाइल्स को अनायास स्टॉप कर देता है, उन्हें साधारण बुलेट्स के रूप में आइडेंटिफाई करता है। एक मैचलॉक गन पकड़कर वो नश्वर लोगों की इंजीन्यूइटी पर हल्का अम्यूजमेंट व्यक्त करता है जो स्पिरिचुअल एनर्जी के स्थान पर मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स और एक्सप्लोसिव्स का उपयोग करते हैं। अपनी शुरुआती इंटरेस्ट के बावजूद वह वेपन को इस स्पेसिफिक अमर परित्यक्त भूमि के बाहर एक बेकार स्क्रैप मेटल का टुकड़ा बताकर डिसमस कर देता है जहां महान डाउ इनकम्प्लीट है। उसका अम्यूजमेंट स्कॉन में बदल जाता है क्योंकि वह महज नश्वर लोगों की ऑडेसिटी पर स्कॉफ करता है, ये डिक्लेयर करते हुए कि कोलैटरल डैमेज के बारे में उसे जो भी गिल्ट महसूस हुआ था वह अब गॉन हो गया है। वे बस मौत को बुलावा दे रहे हैं। कंटेम्प्ट की एक लुक के साथ वह सिटी पर एक डेवस्टेटिंग टेक्निक अनलीश करने की प्रिपेयर करता है। अपनी पावर इकट्ठा करके वह फायर ड्रैगन्स रोर अनलीश करता है, शुद्ध गोल्डन फ्लेम से बने एक कोलोसल बीस्ट को ग्राउंड की ओर तेजी से भेजता है। जलता हुआ ड्रैगन सिटी पर एक कैटेक्लिज्मिक फोर्स के साथ इम्पैक्ट करता है, पूरे सिटी ब्लॉक्स को एक इन्फर्नो में एंगल्फ कर लेता है। एक विशाल एक्सप्लोजन डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, बिल्डिंग्स को लेवल कर देता है और रात को दिन में बदल देता है। इन्फर्नो के भीतर से सोल्जर्स में से एक ऊपर देखता है, उसका एक्सप्रेशन डर के बजाय कंफ्यूजन का है। कू होंग हक्का बक्का है, ये कॉम्प्रहेंड करने में असमर्थ है कि उस मैग्नीट्यूड के अटैक से कोई कैसे सर्वाइव कर सकता था। नीचे देखते हुए वह अपने पूरे शौक में देखता है कि जिन सोल्जर्स ने उस पर अटैक किया था वे न केवल अलाइव हैं, बल्कि आग किसी के बीच लाजली अनहार्म्ड भी हैं। उसका साथी डा शुएंजी शांति से उनके सर्वाइवल का कारण रिवील करता है। बुलेट्स नश्वर ब्लड में भिगोई गई थी, जिससे वे इमॉर्टल मॉर्टल मायाज्मा से दूषित हो गईं जो उनकी टेक्निक्स को कमजोर करता है। खून से सने प्रोजेक्टाइल्स को पकड़े हुए डाओ चुआनजी एक भयानक एक्सप्रेशन के साथ रियलाइज करता है कि यह एक मटिकुलसली प्लान्ड एम्बुश था। सिचुएशन की अजीबोगरीबी और अपने विरोधियों की अनएक्सपेक्टेड प्रेपरेशन को एक्नॉलेज करते हुए दोनों कल्टिवेटर्स तुरंत रिट्रीट करने का डिसाइड करते हैं। जैसे ही वे भागने वाले होते हैं, नीचे से एक गूंजती वॉइस गूंजती है, उन्हें भागने पर उनकी को फॉर्मेशन मेथड की खबर पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में फैलाने की थ्रेटनिंग देती है। दोनों कल्टिवेटर्स हवा के बीच में जम जाते हैं, थ्रेट से डिसबिलीफ में स्तब्ध होकर ये वंडर करते हैं कि उनका सबसे कीमती सीक्रेट कैसे लीक हो सकता था। इससे पहले कि वे सिचुएशन को प्रोसेस कर पाते, प्रोजेक्टाइल्स की एक नई वॉली, ये खून जैसे रेड एनर्जी रॉकेट्स की स्ट्रीक्स को पीछे छोड़ते हुए उनकी ओर बढ़ती है। अथक असॉल्ट से एनरेज्ड, कू होंग अटैक का हेड एंड सामना करने के लिए मुड़ता है, चिल्लाता है कि उसका अदृश्य दुश्मन मौत को बुलावा दे रहा है। डेंजर देखकर डाओ श्वानजी अपने साथी को रास्ते से हटने के लिए एक हताश वार्निंग चिल्लाता है, लेकिन टू लेट। खून से सने प्रोजेक्टाइल्स अपना मार्क पाते हैं, कू होंग्स बॉडी से विसरल इम्पैक्ट्स की एक सीरीज में एक्सप्लोड होते हैं।
खून और विसरा की एक भयानक बारिश जलते हुए सिटी पर गिरती है क्योंकि कल्टिवेटर मायाज्मा इन्फ्यूज्ड अटैक से अलग हो जाता है। ग्राउंड पर अनुशासित सोल्जर्स गिरे हुए कल्टिवेटर्स के चारों ओर एक तंग सर्कल बनाते हैं। उनके वेपन्स ट्रेंड और रेडी हैं। ट्रूप कमांडर ग्रैंड ट्यूटर्स मैसेज देता है, अगर वे बिना फाइट के सरेंडर करते हैं तो उनकी लाइव्स को स्पेयर करने की ऑफर करता है। अपने नश्वर रूप से घायल साथी के पास घुटने टेककर डाओ शुएंजी सरेंडर के ऑफर पर केवल कड़वाहट से हंस सकता है। अपने अंत को निकट जानते हुए कू होंग अपनी स्टोरेज रिंग के लिए फंबल करता है। उसकी आंखों में एक हताश अर्जेंसी भरी हुई है। अपनी अंतिम सांस के साथ वह रिंग को डाओ शुएंजीज हैंड में प्रेस करता है, उसे इसे लेने और भागने का अर्ज करता है। उसका बॉडी बेजान हो जाता है। गर्वित कल्टिवेटर की आंखों से लाइफ फीकी पड़ जाती है। जैसे ही वह पेरिशेस होता है, वह अद्भुत आइटम जिसने उसकी डाओ फाउंडेशन बनाई थी, एक गोल्डन क्यू ड्रैगन ब्रांच मैनिफेस्ट्स होती है, इससे पहले कि वह धूल में बदल जाए। ड्रैगन का एसेंस स्काई में डिसिपेट हो जाता है, जहां से वह आया था हेवंस में लौट जाता है। सोल्जर्स कू होंग के भाग्य का रिकाउंट करते हैं। एक 200 साल का फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर नश्वर मायाज्मा का उपयोग करके नश्वर लोगों द्वारा मारा गया। उसके कल्टिवेशन बेस और लाइफ स्पैन के बुझ जाने पर उसका बॉडी पेरिशेस होता है और उसका डाउ वैनिशेस होता है। हेवंस में रिटर्न। अब बचे हुए कल्टिवेटर का सामना करते हुए कमांडर सरेंडर के अपने ऑफर को दोहराता है। ग्रैंड ट्यूटर्स वर्ड पर डाओ क्वेंजी सेफ्टी की गारंटी देता है। एक डिस्टेंस से देखते हुए लाइफ एन को लगता है कि कू होंग्स डेथ के मोमेंट में उसने हेवंस से एक अजीब साउंड सुनी। हालांकि वह इस विचार को डिसमिस कर देता है, इस बात पर लमेंट करता है कि मायाज्मा की अनएक्सपेक्टेड लीथैलिटी का मतलब है कि एक लाइव इमॉर्टल को पकड़ने की उसकी होप अब खो गई है। घिरे हुए और ग्रीफ स्ट्रिकन डैक्वांजी उठता है, यह एक्नॉलेज करते हुए कि उसके भाई के डेड होने के साथ कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। उसकी आंखें एक अपवित्र लाइट से धधकती हैं क्योंकि वह रेत से उबल रहा है, ऐसे आउटकम को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रहा है। वह अपने अदृश्य दुश्मन की निंदा करता है कि उसने नश्वर लोगों के पीछे छिपकर और घृणित मायाज्मा का उपयोग किया, अपने भाई की डेथ को वर्थलेस बताता है। हवा में असेंड होते हुए वह डिक्लेयर करता है कि चूंकि उन्होंने उसके भाई के अद्भुत आइटम को विटनेस किया है, अब समय आ गया है कि वे उसका आइटम देखें। वह नश्वर आर्मी के ऊपर होवर करता है, उसकी वॉइस पावर के साथ गूंजती है क्योंकि वह अपनी अंतिम विनाशकारी टेक्निक अनलीश करने की प्रिपेयर करता है। एक सिंगल हैंड साइन के साथ वह हेवन और अर्थ के चमत्कारों को अपनी खुद की डाओ फाउंडेशन एस्टैब्लिश करने के लिए कॉल करता है। उसके ऊपर स्काई में एक विशाल एथेरियल स्वॉर्ड मटेरियलाइजेस होता है, नीचे के सिटी को छोटा दिखाता है क्योंकि वह उन सभी को इसे विटनेस करने के लिए इनवाइट करता है। विशाल ब्लेड नीचे गिरता है, पर्पल एनर्जी की एक शॉक वेव छोड़ता है जो अपने रास्ते में सब कुछ ऑब्लिटरेट कर देता है। लेकिन अपने छिपे हुए वांटेज पॉइंट से लाइफ फैन एक अकेला रियलिटी बेंडिंग वर्ड कहता है, ट्रूथ रिटर्निंग। सिम्युलेशन अचानक एंड हो जाता है और लाइफ फैन अपने स्टडी में वापस फेंक दिया जाता है, हाफते हुए क्योंकि वह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के पीक पर एक कल्टिवेटर की ओवरवेलमिंग पावर को प्रोसेस करता है। वह इवेंट्स पर रिफ्लेक्ट करता है, मायाज्मा की पोटेंसी और दोनों कल्टिवेटर्स के बीच अनएक्सपेक्टेडली डीप बॉन्ड से हैरान है। उसका माइंड प्रमुख मोमेंट्स पर फ्लैशबैक करता है। कू होंग ने खुद को सैक्रिफाइस किया और डाओ चुएंजी ने एक सुसाइडल फाइनल अटैक अनलीश किया, ये प्रूव करते हुए कि उनका ब्रदरहुड जेन्युइन था। यह ऑब्जर्वेशन उसे कल्टिवेशन की नेचर के बारे में एक क्रिटिकल रियलाइजेशन की ओर ले जाता है। गोल्डन को का पाथ एकांत है जो निकटतम एलाइज को भी कॉन्फ्लिक्ट में मजबूर करता है। कल्टिवेशन वर्ल्ड की कठोर रियलिटी से अनडिटर्ड वह इमोर्टैलिटी की अपनी परस्यूट जारी रखने का रिजॉल्व करता है। अपनी मेटिकुलस प्लानिंग और अपने सिस्टम की पावर में कॉन्फिडेंट वह अपने अगले मूव की प्लॉटिंग शुरू करता है। स्ट्रैटेजी में बदलाव पर कंसिडर करते हुए दोनों कल्टिवेटर्स से लड़ने के बजाय शायद वह उनमें से एक को अपनी तरफ जीत सकता है। अपना स्टेटस चेक करते हुए वह नोट करता है कि उसकी मेंटल एज लिमिट अपनी कैप के करीब आ रही है, एक साइन है कि उसका पांचवा लाइफ उसकी सोल्स एंड्योरेंस की बाउंड्रीज को पुश कर रहा है। डाइवर्जेंस में इस नई टाइमलाइन का ईयर 35 वह अंतहीन अबिसल रूइंस के किनारे पर खड़ा है, फॉग्स डिस्पर्सल को खुद विटनेस करने के लिए रेडी है।
एक लंबे वेट के बाद कैज़म से एक तेज विंड अरप्ट्स होती है, घने फॉग को क्लियर करती है जिसने इसे 15 इयर्स तक शूट किया था। पाथ साफ होने के साथ वह अपनी आंख पर एक टेलीस्कोप उठाता है, ये रिकॉल करते हुए कि अब इसके भीतर की विजन हर ऑब्जर्वर के लिए यूनिक होती है। गहराई में झांकते हुए उसका स्वागत एक अद्भुत दुनिया से नहीं बल्कि एक डेसोलेट वॉटॉन लैंडस्केप से होता है जिसके ऊपर खून जैसा रेड स्काई है और उस पर 4 भयानक वर्ड्स ब्रांडेड हैं। द पाथ ऑफ इमोर्टैलिटी इज डेड। वह शॉक में रिकॉइल करता है, उसका माइंड चकरा जाता है क्योंकि वह हताश होकर क्वेश्चन करता है कि न केवल इस जगह पर बल्कि पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड पर क्या भयानक इवेंट आया होगा। तो आगे क्या होगा जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को हाइप करो। अभी करो यार, क्या करते हो तुम? हाइप क्यों नहीं करते तुम? चलो टाटा बाय बाय, सयोनारा।